Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 2nd of the October 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज 2 अक्टूबर है और यहाँ पर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री हम मनाते हैं। तो हमें ये एक एक्सपेक्टेड आर्टिकल था कि या तो गांधी जी के बारे में या लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कोई आर्टिकल पब्लिश होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक गांधी जी के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश है, ए टाइम टू आर्टिकुलेट न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया फॉर इंडिया। तो भारत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में जो बनकर तैयार हुआ, उससे पहले भी गांधी जी ने एक ट्राई किया था, प्रयास किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी तक बना दिया था, ड्राफ्टिंग के लिए एक चेयरपर्सन को भी नियुक्त कर दिया था अपने तरफ से। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है ये बना जब, तो इसमें हम देखते हैं कि जितने उस समय के प्रोमिनेंट लीडर थे, नेता थे, उस सभी लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसमें सम्मिलित हुए, लेकिन गांधी जी इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है गांधी और अंबेडकर का जो विचारधाराओं का, आइडियोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन होना। वो दोनों लोग एक दूसरे को आइडियोलॉजिकली पसंद नहीं करते थे, सच ये है, और बहुत ज़्यादा विरोधाभास था। इस वजह से भी जो है गांधी ने इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है कि गांधी जी ने स्वयं एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की थी, उसमें जो है मोरलिटी को, कोड ऑफ कंडक्ट को ज़्यादा ध्यान दिया गया था, लीगल मैटर को कम ध्यान दिया गया था। लेकिन फाइनली वो एक्चुअल में एक लॉ मेकिंग ऑफ नेशन के लिए, एक जो डेवलपिंग कंट्री के लिए, गरीब देश के लिए उस समय ये सही नहीं था। और ये जो है इसलिए देखा जाता है उस जो है कॉन्स्टिट्यूशन को खुद गांधी जी ने ही बाद में जो है डिस्कार्ड कर दिया कि वो एक्चुअल में कानून नहीं बन सकता है। तो अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में भारत में जो अब मिशन है, भारत सरकार के जो मिशन है कि डीकोलोनाइज द कंट्री, जो कंट्री के कॉलोनियल पीरियड के जो सिंबल हैं, इपिटम है, उनको भी सरकार जो है हटा रही है। और जो एडविन लुटियन की जो हर्बर्ट वेकर द्वारा जो है पार्लियामेंट बनाया गया था, उसको छोड़ करके बिमल पटेल द्वारा आर्किटेक्ट एक नया पार्लियामेंट बन गया और उसमें जो है अब एंट्री भी हो गई है। और भारत के साथ साथ देखा जाए, अब इसमें प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो भारत के नाम को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दे सामने आ रहे हैं कि जो देश का नाम आर्टिकल फर्स्ट, भारतीय संविधान का फर्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। तो भारत या इंडिया क्या नाम होगा देश का, इस पर भी विवाद चल रहा है, बहस चल रहा है। तो अगर देखा जाए, गांधी जी ने 1908 में एक किताब लिखा था, हिंद स्वराज। तो वहाँ से देखा जाए तो हम सोच सकते हैं कि वहाँ पर जो 1950 से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत में बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने की प्रक्रिया हुई थी, उस किताब से थोड़े थोड़े आइडिया हमको मिलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें जो ओरिजिनल अगर हम देखें तो उस किताब में जो भी हमें मिलता है वो एक्चुअली में एक कोड ऑफ कंडक्ट की तरह ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो इसमें जो मेन मुद्दा ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें डीकोलोनाइजिंग किया जाएगा, उसकी पूरी तरीके से हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे। तो एक्चुअल हमें इंडिपेंडेंट नहीं बनना था, हमें स्वराज बनना था। तो गांधी जी का खुद मानना था कि जो प्रेजेंट टाइम में कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन चल रहे हैं, उसके अनुसार जो अंग्रेज भले ही यहाँ से चले जाएं, हमारे यहाँ भले एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो नेचर है ऑफ गवर्नमेंट होगी वो इंग्लिश वाली ही होगी। और हम जो है एक जो है इंग्लिश रूल विदाउट द इंग्लिश मैन, तो इंग्लिश मैन के बिना भी यहाँ पर इंग्लिश रूल होगा। जो कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि इंडिया में, भारत में किस तरीके से इंग्लिश का बोलबाला है, जबकि भारत के अलावा विश्व के सभी देशों में, ब्रिटेन को या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके अलावा अन्य किसी भी देश में वहाँ पर इंग्लिश को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती जितनी कि भारत में दी जाती है। सभी देश अपने सारे पाठ्यक्रम को, सिलेबस को, पढ़ाई को, ऑफिशियल लैंग्वेज को, सारे कामकाज को अपने जो है मातृभाषा में, अपने मदर टंग में करते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सारा काम इंग्लिश में होता है। और जुडिशरी तो स्पेशली जो इंग्लिश में ही करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया था कि हम जो है हिंदी में या किसी अन्य भाषा में काम करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ इंग्लिश में काम करेंगे जब तक कि संविधान में संशोधन न किया जाए। यानी उनका कहना है कि अब लेजिस्लेचर जो है इसमें चेंजिंग लाए तभी, अदरवाइज हम इसको इंग्लिश में ही काम करेंगे। तो भारत की स्थिति ये है। तो गांधी जी का भी कहना था कि जो भविष्य में भारत का जो संविधान बन रहा है या जो भारत का फ्यूचर होगा, उसमें हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के जगह जो है इंग्लिस्तान बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की बोलबाला होगी। और इस तरीके से देखा जाए कि जो
उनका खुद कहना था, गांधी जी का कहना था कि जो स्वराज नाम का कॉन्स्टिट्यूशन, हम स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में एंशियंट विलेज की रिपब्लिक की तरह बनेंगे। वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, न कि, और वो गवर्नमेंट जो है विलेज लेवल पर होगी। हर ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा को उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है दिल्ली में बैठ करके उसको प्रशासन करे, शासन करे, उसके बजाय गांव के स्तर पर किया जाए। हम जानते हैं अम्बेडकर और गांधी में जो बहुत ज़्यादा विचारधाराओं में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, उसको से अम्बेडकर इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे कि भारतीय संविधान में ग्राम सभा का शब्द का भी उल्लेख किया जाए या उसके लिए कोई आर्टिकल जो है दिया जाए, आर्टिकल कोई रखा जाए। लेकिन बाद में जो है बहुत ज़्यादा जो है कांग्रेसी नेताओं ने भी इम्फेसिस किया अम्बेडकर के ऊपर कि एक आर्टिकल रखा जाए। तो आर्टिकल 40, हम जानते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम सभा को डिवोटेड है। तो अगर देखा जाए तो वो ग्राम सभा के लिए बनाया गया, लेकिन एक्चुअल में उसको कोई पावर नहीं थी। तो बाद में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए गए 1992 में, और उसके बाद जा करके हमें लोकल गवर्नमेंट को एक पावर मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला। तो हम देखते हैं कि जो गांधी जी का कहना था कि हमारा देश एक सेल्फ सफिशिएंट बनेगा, लेकिन वो लोकल मार्केट के बेस पर होना चाहिए। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से बहुत सारे ऐसे एमएसएमई क्षेत्र में जो छोटे छोटे उपक्रम हो सकते थे वो जो है बहुत धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और आज भी वो नष्ट हो रहे हैं। तो देखा जाए तो हमारे जो ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में ये सब बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हो रही हैं और विलेज लेवल पर जो भी चीज़ें थी वो ध्वस्त हो रही हैं। हम जानते हैं विलेज लेवल पर कुछ बचा नहीं है, एक खेत और शुद्ध हवा और पानी के अलावा कुछ नहीं बचा है। परंतु शुद्ध हवा और पानी से ज़िंदगी नहीं चल सकती है, भोजन भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई की हो सकता है, इसलिए लोग शहरों की तरफ प्रवास कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। आगे देखिए तो गांधी जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया स्वराज नाम से, स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने एक श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, उनको उन्होंने ड्राफ्टिंग का टास्क भी दे दिया। हम जानते हैं भारतीय संविधान के जो ड्राफ्टमैन हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको एक ड्राफ्टमैन भी नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हिंद स्वराज को एक्शन में लाना था। लेकिन अगर देखा अग्रवाल जी का जो ड्राफ्ट था एक्चुअल में गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया जो है एक्चुअल में 1946 में पब्लिश हुआ। वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो जो है लीगल कॉन्टेक्स्ट उसमें कम थे और मोरल कोड ज़्यादा थे। तो एक बात ये भी सही है कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है इसमें हमें अगर एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित ढंग से अरेंज करना है, तो हमें कोड ऑफ कंडक्ट या मोरल कोड से काम नहीं चलेगा, हमको लीगल कॉन्टेक्स्ट चाहिए, लीगल टेक्स्ट चाहिए ही चाहिए था। तो इसलिए भी गांधी जी का जो है वो एक्चुअल में एक्सेप्टेबल नहीं था। तो लीगल प्रोविज़न की बात की जाए तो एक्चुअल में ये पूरी तरीके से एब्सर्ड था। और जो सिटीजन थे वो वहाँ पर सिटीजन के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लाद दी गई थी कि वो नेशन के प्रति, गाँव के प्रति, समाज के प्रति लॉयल्टी रिप्रेजेंट करें। लेकिन क्या होगा अगर वो लॉयल्टी को डिमॉन्स्ट्रेट न करें, अगर वो फेल हो गए तो क्या उन्हें मार दिया जाएगा? या यहाँ देखा जाए तो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्सनहुड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो सही नहीं था। और फाइनली देखा गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ए रेसिपी फॉर द अनटोल्ड ऑपरेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं भारतीय समाज में ऐसा होता रहा है, एक अनटोल्ड ऑपरेशन होता रहा है बहुत सारे लोगों का, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, या गरीबों का तो कोई जात धर्म नहीं होता, वो गरीबी के नाम पर ही शोषण होता रहता है। तो एक तरीके से अनटोल्ड ऑपरेशन था, तो इसलिए भी वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब आगे देखें तो जो है दिस इज वाई गांधी प्रैग्मेटिकली डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन दैट बोर हिज नेम। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि हमने शुरू में कहा, गांधी जी ने इसीलिए अपने आप को, जो अम्बेडकर द्वारा ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था उससे उन्होंने अपने आप को खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। और गांधी ने ऐसा पाया कि गांधी फाउंड सच ए कॉन्स्टिट्यूशन इंटायरली वेस्टर्न बट ग्रेप्स इट्स प्रॉस्पेक्ट ऑफ कंसेंसस इंस्टिंक्टिवली। तो गांधी ने खुद ये लगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भले ही वेस्टर्न है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए जब कंसेंसस है, बहुत सारे सभी नेताओं में आपस में सहमति है, तो उसको उन्होंने ना चाहे हाँ करके एक्सेप्ट कर लिया। और उनका जो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको उन्होंने स्वयं ही रिजेक्ट कर दिया। और राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने स्वयं परसुएड किया, उनको जो है अनुनय किया कि भीमराव अम्बेडकर को वो क्या करें, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन नियुक्त कर दें, जो कि अगस्त 1947 में हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अम्बेडकर हैड ए क्लियर एंड वेल आर्टिकुलेटेड विजन ऑफ व्हाट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, इट वाज नथिंग लाइक गांधी। तो अम्बेडकर का जो विजन था, मिशन था, वो सिंपली ऐसा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जैसा कि उन्होंने बनाया, और उसमें उनका मेन फोकस ये था कि जो अप्रेज्ड क्लास है, डिप्रेज्ड क्लास है, उसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। फंडामेंटल राइट पर उनका जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस था। लेकिन फिर भी हम जानते हैं फंडामेंटल राइट के नाम पर राइट टू एजुकेशन नहीं मिला,
और लैंग्वेज को लेकर के इंग्लिश लैंग्वेज को जो है बाउंड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली जुडिशरी में, और आज भी सारे काम हो रहे हैं। तो ये जो है चाहे भले हुआ जो भी काम हुआ, लेकिन एक्चुअली पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन वैसा नहीं बन सका जैसा कि बनना चाहिए था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो आज हमारे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, अगर सच में कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन के द्वारा बनाया जाता, क्योंकि सभी लोग ब्रिटेन में जाकर पढ़े हुए थे, तो इनके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ब्रिटिश का प्रभाव था और ब्रिटिश नेताओं का इन लोगों के डायरेक्ट कनेक्शन भी था। इस वजह से जो फंडामेंटल राइट के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी न बना करके पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट बनने चाहिए थे। इसके पीछे भी तर्क दिया गया कि हमारे पास जो है कैपिटल रिसोर्सेज कम है, पूंजी की बहुत ज़्यादा पैसे की किल्लत है, बहुत ज़्यादा समस्या है। तो उस स्थिति में अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या करें, फंडामेंटल राइट दे दें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बात करते हैं रोजगार की गारंटी, तो वो जो है सरकार अगर नहीं दे पाई, पैसे ही नहीं है, तो फिर एक समस्या क्रिएट हो जाएगी। वो तो सही है, लेकिन आज देश के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लोगों से लेती है, लेकिन आज भी हम जानते हैं सरकार ऐसा नहीं कर रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि बेरोजगारी को कम करने की दिशा में सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो बेरोजगारी को कम करने, राइट टू जो है लाइवलीहुड को सरकार अगर चाहे तो अब फंडामेंटल राइट में ला सकती है। अब आगे देखें आर्टिकल में, तो अंबेडकर का जो विजन था, चाहे गांधी जी का विजन था, अंबेडकर का जो एक बहुत क्लियर और वेल आर्टिकुलेटेड विजन ये था कि जो भारत है इसका कॉन्स्टिट्यूशन जब होगा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो गांधी की तरह नहीं होगा। उनका ये मानना था कि जब स्टेट पावरफुल होगा, स्टेट मशीनरी पावरफुल होगी, और वो इंश्योर करेंगी लॉ एंड आर्डर को समाज में, जो कि कंट्री जो है जानते हैं बहुत ज़्यादा अप्रेशन हुए हैं, जो कि लॉ एंड आर्डर की कमी की वजह से। अब ब्रिटिशर्स से जब भारत में आए तो यहाँ पर कोई संविधान एक्चुअली में था, सारा देश जो छोटे छोटे टुकड़ों में राजाओं महाराजाओं में बटा हुआ था। तो जो कानून होगा तो एक्चुअल में एक मशीनरी होगी, चाहे कितना भी स्लो काम करेगी तो काम करेगी। हम जानते हैं कि मशीनरी चाहे भले स्लो काम करती है, लेकिन कुछ काम हो जाते हैं, हाँ वो 100% नहीं होते, लेकिन 5% 10% 20% होंगे, लेकिन कुछ तो काम होगा। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो है ये जो सिस्टम है ये जनता को स्टेट को बहुत ज़्यादा दूरी बना देगी और यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अंबेडकर का यह मानना था कि स्टेट एक्चुअल में क्या होगा, एक ड्यूटी बाउंड में होगा और देश की इकोनॉमी को मैनेज करेगा। इकोनॉमी जो हमारी स्ट्रांग होगी तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट के जो साधन मिलेंगे, इंडस्ट्री बैठेगी और इंडस्ट्री पर कंट्रोल जो है जनता का होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो कॉमन गुड की बात हम करते हैं, तो कॉमन गुड या पब्लिक गुड की बात की जाए तो ऐसा देखा जाए तो यूपीएससी ने इस पिछले साल क्वेश्चन भी पूछा था इकोनॉमी सेक्शन जीएस पेपर 3 में कि पब्लिक गुड क्या है, और पब्लिक गुड इस साल भी पूछे गए। तो पब्लिक गुड का मतलब होता है ऐसा गुड जो कोई प्राइवेट एंटिटी प्रोवाइड नहीं कराती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, लेकिन फ्री ऑफ कास्ट, कोई उसके लिए पेमेंट नहीं करना है। तो अगर हम देखें, अगर हमारा देश स्ट्रांग होगा तो यहाँ पर एक पब्लिक गुड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि सभी जनता को आराम से सुविधाएँ मिल सके। पब्लिक गुड के एग्जाम्पल देखा जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोड, तालाब, रेलवे, स्कूल, कॉलेज, नदियाँ, इन सबको किसी को पैसे नहीं देने हैं। जैसे हमने कहा स्कूल का मतलब होता है जो फीस होती है वहाँ पर सरकार एक नॉमिनल फीस लेती है सरकारी कॉलेजों में, जो कि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा लगते हैं। रेलवे का क्या है, रेलवे खुद कहती है कि हम घाटे में चल रहे हैं लेकिन फिर भी उसे ऑपरेट कर रहे हैं। यानी रेलवे को ऐसा नहीं, पेमेंट है भले किराया करना पड़ रहा है, लेकिन कोई हमें मना नहीं कर सकता कि हम जहाज ट्रेन में बैठ नहीं सकते हैं। किसी तालाब में नहाने से, पानी पीने से कोई मना नहीं कर सकता, किसी नदी में नहाने या पानी पीने से, कोई अन्य काम करने से कोई मना नहीं कर सकता है। देख पब्लिक गुड का कॉन्सेप्ट था। गांधी जी का कहना था कि हमारे विलेज जो है सेल्फ सस्टेनिंग होंगे, वो स्व वित्त पोषित की तरह काम करेंगे, और एग्रीकल्चर और काटेज इंडस्ट्री, जो उनका काटेज इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का मॉडल था वो चाहते थे उसको फॉरवर्ड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत घाटे का व्यापार है। भारत का जो है नंबर 1 इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ही है, जो कि भारत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन करीब 49% पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि लोग माइग्रेशन कर रहे हैं शहरों की तरफ, जो है वहाँ पर फैक्ट्रियों में या किसी अन्य तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसमें लगी है, जो कि जो है बहुत ही खास तरीके का जो है बेरोजगारी को ही पैदा कर रहा है, खेती से कुछ मिलता नहीं है। आगे देखा जाए तो अम्बेडकर का ये मानता था कि जो बहुत सालों से जो है फ्यूडलिज्म, सेक्टेरियनिज्म, कास्टिज्म से हम जो है त्रस्त रहे हैं, उससे हमें अपरूट करना, उसे उखाड़ फेंकना है। जो सामंतशाही व्यवस्था रही है उसे हमें उखाड़ फेंकना है। उसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छे कानून की आवश्यकता है, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है, जिसमें एक फंडामेंटल राइट टू लाइफ, एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया सके, लोगों को लिबर्टी और इक्वलिटी दिया जाए हर इंडिविजुअल को। जबकि गांधी जी का मानना था कि हम ये जो बात करते हैं अप्रेशन की, जो पास्ट में
अप्रेशन हुए हैं, डिप्रेस क्लास के साथ हुए हैं, तो हम हिस्ट्री को अप्रूव नहीं कर सकते हैं, न उसको हम डिनाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक उसको एक कानूनी तौर पर या डॉक्यूमेंट के आधार पर न चेंज करके हमें इंडिविजुअल लेवल पर चेंज करना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं ऐसा कहना आसान है परंतु चेंज करना कठिन है। तो गांधी जी का जो है अम्बेडकर के साथ बहुत ज़्यादा इस जो विजन था इसको लेकर के ही बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट था। तो हम जानते हैं ऐसा चीज़ें उस समय भी दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे वो मैनेज होते रहे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट की बात की जाए तो 1908 में जो गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा तो उससे से कुछ चीज़ें हमको मिलती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं साबित है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो गांधीयन आइडिया को उसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर के बजाय मोरलिटी पर ज़्यादा फोकस करते थे। रेदर इट इज़ एन इन्विटेशन टू आस्क द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट गांधी डिड, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन ब्रिंग गुड गवर्नेंस टू इंडिया। अभी भी सही है कि गुड गवर्नेंस अगर लाना है, भारत एक देश है तो यहाँ पर हमें विलेज लेवल से काम नहीं चलेगा। गुड गवर्नेंस लाने के लिए भी तो हमको कुछ करना पड़ेगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन आवश्यक है। सो अनलाइक नेम एंड बिल्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट एंड शुड नॉट चेंज ओवरनाइट, बट दैट डज नॉट मीन दैट दिस शुड नॉट चेंज एट ऑल। तो ये हम देखें कंक्लूजन में ही है कि जो प्रेजेंट टाइम में नाम चेंज करने की बात चल रही है तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत जो है, हमने एक दिन क्या किया, गूगल ट्रांसलेट में भारत के जितनी भाषाएं बोली जाती हैं सभी को हमने चेक किया कि एक्चुअल में भारत को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं। तो दूसरी सभी भाषाओं में भारत ही कहते हैं। सिर्फ तमिल और मलयालम ऐसी भाषाएं हैं जहां वहां पर भारत को इंतिया कहा जाता है, यानी इंडिया से वो इंतिया कहते हैं। और इसीलिए देखा जाता है कि तमिल और मलयालम लोग ही भारत सबसे विरोध करते हैं। तो हमको तो लगता है कि वो लोग एक्चुअली भारत ही था, उसका विरोध स्वरूप उन्होंने इंडिया से इंतिया कर दिया। अदरवाइज सभी भारत की जो भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं में भारत को भारत ही कहा जाता है। या विदेश में देखा जाए तो इंडिया, और कुछ देशों में इंडो, जैसे जापान में, कोरिया में इंडो कहा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए जो बात चल रही है नाम बदलने की, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और भारत है तो भारत देश में भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक रातों रात नहीं बदल सकते। लेकिन ये भी सत्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं जा सकता है, ऐसा हम नहीं कर सकते। वो बदल सकता है, ऐसा संभावना हमेशा है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है चेंज इन मालदीव्स। मालदीव हम जानते हैं एक आइलैंड नेशन है और भारत का पड़ोसी देश है, और वो पूरी तरीके से भारत पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन वहाँ पर दो फैक्शन हो गए, दो ग्रुपिंग चल रही है। एक जो है ग्रुप भारत के पक्ष में और दूसरा जो है चाइना के पक्ष में रहता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ पर प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट जो है हार गए हैं चुनाव, और नए प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ पर चुन करके आए हैं। जो मोहम्मद मुइज जो है नए प्रेसिडेंट चुन करके आए हैं, और जो इबू सोलिह थे 2018 में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, लेकिन अब वो हार गए हैं। अब यहाँ पर समस्या ये है कि जो मोहम्मद मुइज हैं ये एक्चुअल मेयर भी रहे हैं माले, जो वहाँ की राजधानी है, और ये पीपीएम पार्टी से हैं। और अगर देखा जाए तो ये वो पार्टी है जो चाइनीज़ का सपोर्ट करती है, और ये भारत के विपक्ष में रहते हैं। जो इबू सोलेह हैं ये भारत को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और वहाँ पर जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो इलेक्शन हुए हैं, वोटिंग हुई, वहाँ पर किसी को भी 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। तो सेकंड राउंड की जब जो काउंटिंग हुई है उसमें जो है मोहम्मद मुइज को जो है 54% मिले और सोलेह को जो है 46% मिले। इस तरीके से मुइज जो है जीत गए। अब समस्या ये है कि इन दोनों पार्टियों के बीच जो झगड़ा चलता है वो मेनली लेकर के कई मुद्दे हैं, स्पेशली भारत को लेकर के। जो इसके पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं मोहम्मद नसीद जो है, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रही हैं। और उन्होंने एक बार जब देश में उनको गिरफ्तार करने की बात हुई तो वो क्या किया, भारत के जो दूतावास है उसी में जाकर शरण ले ली। इसके पीछे का रीजन है किसी भी देश का जो दूतावास होता है वो उस देश के टेरिटरी कंसिडर की जाती है उस टेम्परेरी पीरियड के लिए, इसलिए उनको गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इससे वहाँ से जो है जो विपक्षी पार्टी EMDP है, सॉरी पीपीएम जो पार्टी है, पीपीएम पार्टी जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट जीते हैं उस पार्टी के लोगों को बड़ा ज़्यादा भारत से नाराज़गी थी। और साथ साथ देखा जाए तो ये चाइना के प्रो हैं, इस वजह से भी समस्या है। और पिछले कुछ समय हमने देखा था इंडिया आउट कैंपेन भी चल रहा था, तो ये पीपीएम पार्टी वाले ही चला रहे थे। और यहाँ पर जो है उनका कहना है कि इस मालदीव की जो है सोवरेनिटी खतरे में है, इसलिए वो इंडिया आउट की बात कर रहे थे। और इंडिया ने, भारत सरकार ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री
पर्सनल को, बहुत सारे मिलिट्री के सेनाओं को नियुक्त कर रखा है वहाँ की सुरक्षा के लिए। वो चाहते हैं कि वो देश से चले जाएं, क्योंकि चाइना वहाँ पर कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन इसके पीछे भी समस्या है कि जो वहाँ के पूर्व प्रेसिडेंट रहे अब्दुल्ला यामीन, वहीं से जो है समस्या बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई थी। अब उनको जो है जेल भी हो चुका है 11 साल का। तो अब देखने वाली बात है कि हो सकता है वो बाहर भी आ जाएँ। जैसा कि हम जानते हैं पूरी दुनिया की कहानी है कि जब कोई क्रिमिनल हो जाता है पॉलिटिक्स में, तो उसका जो न्यू सक्सेसर होता है उसको बचा लेता है। तो समस्या यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि भारत और मालदीव का जो रिलेशन है, यहाँ पर एक समस्या आने वाली, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, जबकि विपक्षी ने कहा था इंडिया आउट इंडिया। तो अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन ये वाली बात है कि दोनों पार्टियाँ एक दूसरे से इतने ज़्यादा अपोजिशन में हैं कि उनके अपोजिशन का मैटर भारत है। अब ये जो प्रेसिडेंट नियुक्त होकर के आए हैं, क्या वो भारत को सपोर्ट करेंगे या ये अब्दुल्ला यामीन की तरह चाइना को सपोर्ट करने और चाइना से सारे रिलेशन बनाए जाएंगे और भारत से रिलेशन तोड़ लिए जाएंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो भारत हमेशा हेल्प करता रहा है और भारत ने अपना जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, हम जानते हैं वहाँ पर एक प्रेसिडेंट होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और एक जो है जनरल सेक्रेटरी जनरल होते हैं। तो जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि इटली के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर ये अब्दुल्ला शाहिद को जो है मालदीव ने कैंडिडेट खड़ा किया, और भारत ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया बल्कि वहाँ पर उसको सपोर्ट कर दिया था, और वो फाइनली अब्दुल्ला शाहिद जीत भी गए। तो भारत ने जो है वहाँ पर अपने आर्मी भेज रखे हैं सिक्योरिटी के लिए। भारत वहाँ पर बहुत ज़्यादा सहायता भेजता है। इंटरनेशनल फोरम पर भी सरकार जो है मदद कर रही है। लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात है कि क्या वो इस बात को मानते हैं या भारत के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं। लेकिन भारत सरकार के क्या करना चाहिए कि यहाँ पर हमें एक वेट एंड वॉच की कंडीशन अप्लाई करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वहाँ पर जो न्यू रिजीम आई है वो किस तरीके का काम कर रही है। लेकिन एक संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ है तो जो मुइज हैं, जो जीत करके आए हैं, इनकी पार्टी ने, इनके पार्टी के नेताओं ने भारत के खिलाफ तो नारे लगाए हैं, लेकिन इन्होंने भारत के खिलाफ कोई नारा नहीं लगा, क्योंकि उनको संभावना थी कि हो सकता है हम जीत करके आएँ। और भारत के बिना इन लोगों की जो है शासन चलाना बहुत समस्या होती है। चाइना इन पर हमेशा ग्रैब करने की कोशिश करता है। अब देखने वाली बात है कि क्या ये भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं या ये अब्दुल्ला यामीन वाली ही कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अगर देखा जाए तो अब ये चीज़ें चर्चा में रहने वाली हैं आगे कुछ समय तक, क्योंकि ये वहाँ पर जो वायलेंस हमको देखना है। इसके साथ साथ देखा जाए तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना, ये दोनों ही चाहते हैं कि मालदीव पर इनका जो है इकोनॉमिक पावर जो है ये वहाँ के हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर टूरिज्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। टूरिज्म से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम होती है। साथ साथ मरीन प्रोडक्ट हैं जो, और मरीन बहुत सारे जो समुद्र में इन्वेंशन करने हैं, उसके लिए भी चाइना और यूनाइटेड स्टेट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा उन्हें इंटरफेयर करने नहीं देती है। लेकिन आगे देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि जीरो सम गेम वाली कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए। अभी भी हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कुछ कमेंट नहीं करने चाहिए। हमें इस बात से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था आर्टिकल। आगे देखा जाए तो इंडिया जी स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, एक बड़ा आर्टिकल है, और ये आर्टिकल हमें नहीं लगता है, क्योंकि ये आर्टिकल जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा 2019 में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट को डिस्कस करता है। हम जानते हैं आज 4 साल हो चुके हैं, और कोई भी यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस चाहे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी कमीशन जो है 4 साल पुराने जो है कि भारत का 4 साल पहले क्या इंडेक्स था, ये रैंकिंग नहीं पूछती। अगर ऐसा पूछ भी लेती हैं तो वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, न कोई उसको याद कर सकता है और न ही वो हमारे लिए याद करने की आवश्यकता है। इसलिए आर्टिकल केवल इस बात के इंडेक्स की डिस्कशन करता है, इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, उसके डिफरेंट पैरामीटर क्या है, डिफरेंट पैरामीटर पर भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये आज रिलीज हुआ होता तो अच्छी बात होती, लेकिन ये 4 साल पहले का है। नेक्स्ट है विक्ट्री फॉर द वीक, ये भी इसमें तमिलनाडु के जो है कुछ लोकल न्यूज़ के बारे में है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। सो अगर चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।